तो हुआ ये है कि एक बहुत ही चौंकाने वाले घटनाक्रम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक ऐसे देश के भविष्य का सवाल है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और इसका पूरी दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। बात है जनवरी 2026 की, जब एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। अब सोचिए, इस एक बयान ने एक आज़ाद देश के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर कितने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इस संकट की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले वेनेजुएला के बारे में जानना होगा। एक ऐसा देश जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। 303 अरब बैरल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है वेनेजुएला के तेल भंडारों का साइज, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश बनाता है। और सच कहें तो यही वो अकूत दौलत है जिसने इस देश को जियोपॉलिटिक्स की शतरंज का एक अहम मोहरा बना दिया है। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वेनेजुएला एक बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, 54 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लगभग 1/3 आबादी के पास खाने को पूरा नहीं है। ये एक अजीब लेकिन दुखद विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए अब जरा वेनेजुएला की अंदरूनी राजनीति पर एक नजर डालते हैं, जिसमें सालों से उथल-पुथल मची हुई थी और जिसने कहीं ना कहीं इस बाहरी दखल के लिए जमीन तैयार की। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि तनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए, जुलाई 2024 में मादुरो के विवादास्पद चुनाव जीतने से ही मामला गर्मा गया था। जनवरी 2025 आते आते दुनिया भर से विरोध की आवाजें उठने लगीं और फिर साल के बीच तक कैरिबियन में अमेरिकी फौज की मौजूदगी साफ दिखने लगी थी, जिसने टकराव का मंच तैयार कर दिया। अब मादुरो की नज़र से देखें तो अमेरिकी इरादे बिल्कुल साफ थे। दिसंबर 2025 में उन्होंने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया कि वो वहां की सरकार को बदलकर एक कठपुतली सरकार बिठाना चाहते हैं और वेनेजुएला को अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये संकट सिर्फ सियासत का नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। ये चार्ट उस मानवीय त्रासदी की एक झलक देता है। 54 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 32% आबादी को खाने की चिंता है और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों लोगों की जिंदगी की कहानी है। और फिर वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सीधा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप। 4 जनवरी 2026, ये वो तारीख थी जब दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैली। निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी और जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। अब जरा सोचिए, वहां के लोगों पर क्या बीती होगी, चाहे वो कराकस में हो या दुनिया के किसी और कोने में। जैसा कि एक निवासी ने कहा, कराकस पर बमबारी होते देखना इसने हमें डरा दिया। ये शब्द उस डर और अनिश्चितता को दिखाते हैं जो लोगों ने उस वक्त महसूस की। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने किसी दूसरे देश के नेता को सत्ता से हटाया हो। 1989 में पनामा के मैनुअल नोरिएगा का मामला हमारे सामने एक मिसाल है। चूंकि अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का असली नेता मानता ही नहीं, तो वो ये तर्क दे सकता है कि उन पर अमेरिकी अदालतों ने केस चलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नोरिएगा के साथ हुआ था। इस पूरी कार्रवाई को समझने के लिए एक पुराने अमेरिकी सिद्धांत को जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं मुनरो सिद्धांत। 19वीं सदी की ये विदेश नीति कहती है कि लैटिन अमेरिका अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आता है और ऐतिहासिक रूप से इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके अमेरिका ने इस क्षेत्र में कई बार दखल दिया है। अब जाहिर है, इतने बड़े कदम के बाद पूरी दुनिया में हलचल तो मचनी ही थी। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े देशों और संगठनों ने इस पर क्या कहा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं कितनी अलग अलग और बटी हुई थीं। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ने साफ कह दिया कि वो वेनेजुएला पर शासन करना चाहते हैं। वहीं वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कमान संभाल ली और मादुरो को छोड़ने की मांग की। और इस बीच ब्राजील जैसे पड़ोसी देशों ने एक बड़ी मानवीय तबाही की चेतावनी दी, जिसका उन्हें पहले से ही अंदेशा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कार्रवाई का विरोध सिर्फ बाहर ही नहीं,
बल्कि अमेरिका के अंदर भी हो रहा था। ब्रुकलिन में उस जेल के बाहर जहां मादुरो को रखा गया है, लोग इकट्ठा हुए और इस सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया। इससे पता चलता है कि अमेरिकी जनता भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं रखती। और वेनेजुएला के उन लोगों का क्या जो देश से बाहर रहते हैं? उनकी भावनाएं बहुत मिली-जुली थीं। एक तरफ मादुरो के हटने की एक उम्मीद थी, तो वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि इस छात्र ने कहा, भविष्य को लेकर एक गहरा कन्फ्यूजन था कि आखिर आगे क्या होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस घटना के बाद वेनेजुएला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से भविष्य बिल्कुल अनिश्चित नजर आता है। अब हम आते हैं उस 303 अरब बैरल वाले सवाल पर। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का आखिर होगा क्या? वेनेजुएला का भविष्य और साथ ही पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट का भविष्य कहीं ना कहीं इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि वेनेजुएला अपनी असली क्षमता का कितना कम इस्तेमाल कर पा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सही निवेश किया जाए तो उत्पादन को दोगुना या तिगुना तक किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, ग्लोबल मार्केट में तेल की बाढ़ आ सकती है और कीमतों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। वेनेजुएला के तेल उद्योग को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। सालों की अनदेखी से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो चुका है। इसे ठीक करने के लिए अरबों डॉलर, कई साल और सबसे जरूरी, एक स्थिर सरकार चाहिए, जो कि फिलहाल एक दूर का सपना लगता है। तो क्या कोई रास्ता है? कुछ थिंक टैंक्स जैसे चैथम हाउस ने एक रोड मैप सुझाया है। इसमें सबसे पहले लोगों की जरूरी जरूरतों को पूरा करना, बिजली पानी के नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना शामिल है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि वेनेजुएला का ये संकट सिर्फ एक नेता या एक देश का नहीं है। यह आज की दुनिया में सत्ता, संसाधन और किसी देश की संप्रभुता की सीमाओं के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह के वैश्विक हस्तक्षेप की असली कीमत कौन चुकाता है।